हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, दृष्टि IAS के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेशन 14 की। ये 2017 की UPSC प्रश्न पर आधारित सेशन ही है। इस सेशन में हम लोग 2017 के ही प्रश्नों का जिक्र करेंगे। तो उठाते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। प्रिय व्यूअर्स, UPSC लगभग हर साल कुछ योजनाओं पर सवाल बनाता है। आप उन सभी योजनाओं को नोट करें जो हाल में शुरू की गई हैं या जिनको एक्सटेंड किया गया है। गाइस, 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी। 2016 में इस योजना को और आगे बढ़ाया गया। RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी इसी योजना का एक कंपोनेंट है। इसी के तहत कामगारों के ऐसे कौशल और अनुभव का आकलन और प्रमाणन किया जाता है जो उनमें ट्रेनिंग से पहले ही थे। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके 3 उद्देश्य हैं। देश में गैर विनियमित कार्यबल का राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन करवाना, कामगारों की रोजगार के मौकों में वृद्धि करना, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध करवाना। इसके अलावा ज्ञान आधारित असमानता को दूर करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है? यह RBI की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यानी केवल 1 है। गाइस, जिस तरह इस सवाल में ऑप्शंस दिए गए हैं उस कंडीशन में हमें कम से कम 2 कथनों के बारे में श्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह प्रयोग तभी करें जब आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हों और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ यह ज़रूर समझ में आ रहा है कि यह कमेटी RBI से रिलेटेड है। चूँकि RBI एक स्वायत्त संस्था है, या यूँ कहें कि इसके कार्यों में सरकार की दखलंदाजी कम ही रहती है, ऐसे में RBI की एक महत्वपूर्ण कमेटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होना चाहिए। यह फैक्ट भी है कि MPC की अध्यक्षता वित्त मंत्री नहीं करते, बल्कि RBI गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इस कथन के गलत होते ही ऑप्शन C और D विकल्प गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास केवल 2 विकल्प बचते हैं, ऑप्शन A और B। दोस्तों, दूसरे कथन में नंबर फैक्ट पूछा गया है। अक्सर ऐसे कथन गलत होते हैं जिनमें नंबर फैक्ट्स पूछे जाते हैं।
आयोग कथन में नंबर्स को घटाकर या अधिक बढ़ाकर पूछता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। एमपीसी के सदस्यों की संख्या यहाँ पर दोगुनी लिखी गई है, यानी एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, न कि 12। अब ऐसे में विकल्प ए ही उत्तर होगा, यानी केवल पहला कथन ही सही होगा। आपको बता दें कि एमपीसी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 2016 के वित्त अधिनियम के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर किया गया था। यह एक 6 सदस्यीय निकाय है। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई का उप गवर्नर, जो मौद्रिक नीति मामलों का प्रभारी होगा, इसका पदेन सदस्य होता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी होगा, यह भी पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होते हैं। फ्रेंड्स, यही समिति आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। मौद्रिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत दरें यही समिति निर्धारित करती है। यह समिति जो भी फैसला लेती है वह बैंक पर बाध्यकारी होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। दूसरा कथन, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। कथन 3, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, 2016 में 1988 के पीबीपीटी अधिनियम में संशोधन किया गया था, तो यह संभावना है कि उसे देखते हुए यह सवाल बनाया गया हो। संशोधन से पुराने अधिनियम में कई बदलाव किए गए। बेनामी संपत्तियों की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं को यहाँ बता रहे हैं। संशोधन के बाद इन लेन देनों को भी बेनामी संपत्ति माना जाएगा। जैसे किसी जाली नाम पर ली गई संपत्ति के संदर्भ में कोई लेन देन या व्यवस्था, संपत्ति का मालिक किसी लेन देन के बारे में अवगत नहीं है या उस संपत्ति का स्वामी होने से इनकार करता है, यानी पहला कथन गलत हो गया। ऐसी किसी संपत्ति के संदर्भ में लेन देन या व्यवस्था जहां सूचना देने वाले व्यक्ति को ट्रेस नहीं किया जा सकता या वह जालसाज है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह अधिनियम एक अपीलीय अधिकरण की व्यवस्था करता है। इस कानून के तहत कोई प्राधिकरण अगर कोई फैसला देता है और उस फैसले से व्यक्ति असहमत रहता है तो वह अपीलीय अधिकरण में फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। यह कानून केंद्र सरकार को बेनामी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देता है। धारा 5 के मुताबिक बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। यह प्रावधान भी 2016 के संशोधन से जोड़ा गया है, इसलिए केवल दूसरा कथन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना या फिर मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर केवल 3 और 4? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहला 2 कथन सही है। प्रिय व्यूअर्स, यह सवाल 2017 के प्री एग्जाम में पूछा गया था, यानी यहाँ मिशन में शामिल पुराने प्रावधानों के बारे में पूछा जा रहा है। 2018 में सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया है। नए अभियान के प्रावधान कुछ अलग हैं। सवाल में पूछे गए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में आपको बता दें कि इसमें 2 तत्व शामिल हैं। पहला, कुपोषण के खिलाफ सूचना, शिक्षा और संचार अभियान, और दूसरा, बहुक्षेत्रक पोषक कार्यक्रम। मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण के संबंध में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ स्तनपान क्रियाओं को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में खून की कमी के मामले में कमी लाना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, या फिर सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए सही जानकारी होने पर ही इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट कीजिए। फ्रेंड्स, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कि सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम दी जा सके। शुरुआत में इसे नए सरकारी सेवकों के लिए लाया गया था, लेकिन सशस्त्र बलों को शामिल नहीं किया गया। 1 मई 2009 से एनपीएस में सभी नागरिकों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगार भी इसमें इच्छानुसार शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि एनपीएस सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी या केंद्रीय स्वायत्त निकाय जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए उनके लिए है। कोई भी सरकारी सेवक जो एनपीएस में शामिल नहीं हो पाया है वह ऑल सिटीजन मॉडल के तहत इसका सब्सक्राइबर बन सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के भी कर्मचारी और राज्य स्वायत्त निकाय जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, वे भी एनपीएस में शामिल होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।